हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये आपका BEE का फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम बेसिक्स को पढ़ेंगे। जितना भी बेसिक आप पढ़े हो DC सर्किट के बारे में, AC सर्किट के बारे में, जो भी आप क्लास 12th में पढ़े हो, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, बैटरी का क्या काम होता है, टाइप्स ऑफ सर्किट आप पढ़े होगे, उन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। मतलब ये आपका पहला लेक्चर है मॉड्यूल 1 का और ये एकदम बेसिक सा लेक्चर है, तो मैं कह सकता हूँ ये एक तरह का इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना, मॉड्यूल 1 का। तो इसमें हम शुरू से लास्ट तक 1 बाय 1 करके सभी चीज़ पढ़ेंगे। और अगर आपका 12th, मान लो 12th आपका बेहतर नहीं रहा, 12th की चीज़ आप भूल गए हो, तो इस लेक्चर के माध्यम से वो सभी बातें आपको याद आ जाएंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में कुछ नया भी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि यूनिलैटरल, बायलैटरल सर्किट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, एक्टिव एंड पैसिव, इन सभी चीज़ों को भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स हो गया, इन सभी चीज़ को भी कवर करने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, ये आपका मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 1 अभी चलेगा। मे भी आपको कहने को तो 7-8 लेक्चर लग जाएंगे इसको कवर अप करने में। तो ये पहला लेक्चर है, तो आप अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अनिमेश झा हुआ और BEE मैं ही आपको पढ़ाऊँगा एंड तक, ठीक ना। और इसके बाद इसी मॉड्यूल 1 में हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन सीखेंगे, है ना, क्योंकि स्टार डेल्टा भी इसी के अंदर पढ़ना है, नॉर्दर्न थ्योरम भी पढ़ना है, थेवेनिन्स थ्योरम भी पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को भी हम इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बट आज का लेक्चर थोड़ा सा 12th का वेटेज इसमें ज़्यादा होने वाला है। आज के लेक्चर में ज़्यादातर 70% 12th का वेटेज रहेगा, 30% न्यू चीज़ रहेंगे, न्यू टर्म्स रहेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस सेशन का शुरुआत किया जाए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक ना। तो सेशन का शुरुआत करते हैं। जो सबसे बेसिक है, क्या सबसे बेसिक यहाँ पे उठ के आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक ना। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनविजिबल सोर्स है, आपको दिखता नहीं है, बट इट डज वर्क, ये काम करता है, आपके फैन को रोटेट करता है, बल्ब लाइट जल पाता है इसके माध्यम से, जो भी मशीनरी है वो ऑन रहता है, तो इसके माध्यम से रन हो पाता है ना, वर्क हो पाता है, मैकेनिकल वर्क देखने को मिलता है। भले हम इसको देख नहीं सकते, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि क्यों, मतलब किस प्रकार वो हम लोग के आसपास फ्लो करता है। या तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, या फिर इसको आप आयंस का फ्लो कह सकते हो, ठीक ना। तो वही लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, मैनी पर्पज आर देयर। इलेक्ट्रिसिटी यूज करने का बहुत सारे पर्पज है। इंटरटेनमेंट, TV एंड रेडियो में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है। इवन ट्रांसपोर्टेशन में एक बैटरी यूज करते हैं, है ना, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसका यूज होता है। कैलकुलेशन, कैलकुलेटर में भी सेल सबका यूज होता है, तो वहाँ पे भी बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो वाइडली यूज हो रहा है नाउ डेज। जो भी मशीनरी रन हो रहे हैं सब इसी पे बेसिकली रन हो रहे हैं, ठीक ना। अगर हम बात करें, नाउ डेज ऑल एक्टिविटीज आर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक तरह का इनविजिबल सोर्स है ना। दिस इज इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि सर्किट अगर कंप्लीट है तो इसके अंदर फ्लो होता है और कुछ ना कुछ वर्क करके देता है। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं, आगे बेसिक्स ही है, मैं 12 बोल रहा हूँ। आप आगे इस लेक्चर के एंड में कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा जो आप 12th में नहीं पढ़े हो, और आज के लेक्चर के बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो न्यू होंगे जो आप क्लास 12th में नहीं पढ़े हो, ठीक ना। आगे अगर हम चले तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक मैटर, देखो सिंपल सी बात है, बेसिकली जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसी के फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, मैटर है, उसके अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो पाया ही जाता है, ठीक ना। तो मतलब उनके अंदर चार्ज पार्टिकल है ना, प्लस माइनस चार्ज पार्टिकल है। बट प्रॉब्लम क्या है, किसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर। किसी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक ना। और कभी कभार बेसिकली क्या होता है कि दोनों न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या सेम होता है, जिस कारण से क्या होता है, आयंस तो बन नहीं पाता है, न्यूट्रल होता है, जिस कारण से उसमें आयंस के रूप में करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो यही सब बात है। चलो 1 बाय 1 देखते हैं इसको अच्छे से।
कह रहा है एवरी मैटर इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर सिंस इट कंटेन चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कह रहा है जो भी मैटर है वो इलेक्ट्रिकल तो होते ही नेचर में, क्योंकि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक ना। ऑर्डिनरी ए बॉडी इज न्यूट्रल एज इट कंटेन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। यही बात मैं बताया कि जनरली क्या होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु न्यूट्रल होता है, उसका रीजन क्या है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, तो आयंस की तरह भी वर्क नहीं कर पाता है, तो हमें आयंस बनाना पड़ता है ताकि करंट फ्लो करवा पाए, ठीक ना। या तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाओ या तो आयंस बनाओ, तभी करंट फ्लो हो पाएगा। आगे अगर हम चले यहाँ पे ध्यान देगा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी देयर इज अ डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, मतलब एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर तुमको किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज लाना है तो उसका इलेक्ट्रॉन हटा दो, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कर दो उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसको तुम इलेक्ट्रॉन दे दोगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप किस तरह से पॉजिटिव चार्ज बनाओगे? पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? रिमूव करना होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। और नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए क्या करना होगा? नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा। वही दो बात यहाँ लिखा हुआ है ना, बेसिक सा एकदम, ठीक ना। तो जब भी नेगेटिव चार्ज बनाना है आपको, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, ऐड इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक ना, और डिटेल में इसको समझते हैं। कह रहा है बॉडी सेड टू बी चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफ इट हैज डिफिसिट और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स नॉर्मल ड्यू टू शेयर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है किसी भी वस्तु को चार्ज कब बोला जाएगा? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होता है। या तो आप इलेक्ट्रॉन आपके पास कम है, इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब आप पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आप नेगेटिव चार्ज हो। कोई भी वस्तु अगर चार्ज बोला जा रहा है इसका मतलब उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी उसको चार्ज बोला जा रहा है। हाँ, एक और केस आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है कि चार्ज इंड्यूस होता है, जिसमें चार्ज जो होता है सेपरेट हो जाता है, प्लस चार्ज साइड हो जाता है, माइनस चार्ज साइड हो जाता है, नंबर बराबर होता है, बस चार्ज में क्या होता है कि डिस्टेंस बन जाता है, प्लस और माइनस के सेंटर के बीच में डिस्टेंस बन जाता है, उस कारण से उस पर इंड्यूस चार्ज जन्म लेता है। टोटल चार्ज नहीं होता है, वो इंड्यूस होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अलग से, उसके लिए टेंशन मत लो। जनरली अगर कोई वस्तु पे चार्ज आ रहा है बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, अपने आप उस पर चार्ज है, ये नहीं हम बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए उसको। एक और केस हो सकता है, मान लो तुम एक किसी वस्तु को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के कारण क्या होता है कि मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। इसका हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसका हम आगे बात करेंगे, पोलराइजेशन का आगे बात करेंगे। हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अभी इतना ही बात चल रहा है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे ध्यान दो, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं किन बातों की याद। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है आप सभी को मालूम है, 12th में पढ़े हो, इससे पहले बहुत बार पढ़ रखे हो। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और 1 कूलम के अंदर 6.25, ये 5 है, गलती से 8 लिख दिया, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना 1 कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर बार बार एक वर्ड सुनने को मिलता है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है। देखो यही कंफ्यूजन को अभी मैं आपका दूर कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, सुनना मेरी बातों को। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो हर जगह होते हैं, तुम कुछ भी उठा लो, लकड़ी उठा लो या कुछ भी उठा लो, प्लास्टिक उठा लो, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन हर चीज़ तो एक कंडक्टर नहीं है, हर चीज़ एक चालक नहीं होता है ना। भले इलेक्ट्रॉन हो बट वो चालक थोड़ी ना होगा। चालक का गुण तो तब दिखता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड फ्री टू मूव व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज अप्लाइड कॉल्ड द, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन।
मैं पहले डेफिनेशन समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग करके भी समझाऊंगा, डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। फ्री इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होते हैं, आउटर ऑर्बिट में होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, अगर हम यहाँ बात करें तो न्यूक्लियस क्या करता है, सेंटर में होता है और चारों तरफ क्या लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं, आउटर ऑर्बिट में रहते हैं, उसकी दूरी न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इस पर जो फोर्स लगता है उसकी मैग्नीट्यूड लेस होती है, कम होती है, मतलब जो उस पर फोर्स लगाया जाता है उसकी वैल्यू कम होती है। अब कम वैल्यू होने के कारण अगर हम थोड़ा सा भी इसको एनर्जी दे दें किसी माध्यम से, बैटरी लगा के दे दें एनर्जी, बैटरी लगाते हो तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उसी से अगर हम उसको एनर्जी दे दें तो एनर्जी देने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट को छोड़ देता है, आउटर ऑर्बिट को छोड़ देता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक ना। जो अपना ऑर्बिट छोड़ दे और ऑर्बिट से अलग हो जाए और फ्री टू मूव हो, मतलब कि अगर हम बैटरी लगाते हैं तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट छोड़ दिया, जो वैलेंस ऑर्बिट में, लास्ट के ऑर्बिट में फोर्स कम लग रहा है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी ऊर्जा दे देना तो ये ऑर्बिट को छोड़ देगा, अपना ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा, है ना। बाहर आ जाएगा तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्योंकि उस समय ये क्या करेगा, चालक में हेल्प करेगा, है ना, मदद करेगा। तो अगर हम इसको और अच्छे से समझे तो डायग्राम से आपको और अच्छे से समझाएगा, टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ आप क्लियर हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से बहुत कम फोर्स से अटैच है, बाइंडिंग एनर्जी कम है, न्यूक्लियस से दूर है, और उसको थोड़ा सा भी एनर्जी दे दे और वो अपना ऑर्बिट छोड़ दे और कंडक्शन में हेल्प करे, उसको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे अगर हम चले अब, तो आगे आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक ना। अब ये क्या होता है, सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। मान लो यहाँ पर हम अच्छे से समझा देते हैं, कोई एक चार्ज है, यूनिट चार्ज है इनफाइनाइट पे, है ना, यूनिट चार्ज है q डैश प्लस q डैश, एक यूनिट चार्ज है। ये अभी इनफाइनाइट दूरी पे है, और यहाँ पे एक प्लस q चार्ज है, ठीक है ना। अब क्या है, इस यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट दूरी से मान लो हमको किसी पॉइंट पे ले जाना है, और हम सपोज करते हैं, मान के चलते हैं वो पॉइंट ये P है, ये P पॉइंट पे लाना है। इस P पॉइंट पे किसको लाना है, इस यूनिट चार्ज को लेके आना है। तो जो आप वर्क डन करोगे, जो भी आप वर्क करोगे इस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P पे लाने के लिए, जो भी आप कार्य करोगे वही बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट दूरी से किसी एक बिंदु पे लाने में विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये देखो यहाँ पे प्लस q चार्ज रखे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। और ये जो अभी प्लस q चार्ज है, q डैश चार्ज है, जो यूनिट चार्ज है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो अगर इसको यहाँ से लेके हम किसी पॉइंट P पे आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम जो भी वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक ना। जो भी वर्क डन किया जाएगा किसी एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको डिफाइन करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक ना। वर्क डन ऊपर, चार्ज नीचे, W/Q। इसको हम V से लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं V बराबर W/Q। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पूरा क्लास 12th का टॉपिक है। तो अगर 12th में आप अच्छे से पढ़े हो तो थोड़ा बहुत आप भगा के भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आप पूरा इसको अच्छे से देखो ताकि आपको समझ आ पाए। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जो यूनिट होता है दैट इज वोल्ट और जूल पर कूलम लिख सकते हो, ठीक ना। आप इसको वोल्ट में भी लिख सकते हो, आप इसको जूल पर कूलम में भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात। आज से कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बोल सकते हैं कि जो इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट P पे लाने में जो वर्क डन करते हैं यूनिट चार्ज को, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर बोल सकते हैं। ये बहुत ईजी है ना। अगर हम और कुछ बात करें तो इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है, और वो डेफिनेशन क्या होगा, द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बेसिक सा साधारण सा डेफिनेशन यही होगा कि किसी भी चार्ज बॉडी का जो वर्क करने का जो क्षमता होता है उसको भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं।
लेकिन जो ओरिजिनल डेफिनेशन होगा वही कि यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पे लाने में जो हम वर्क डन करेंगे उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो वही डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है कि अगर डेफिनेशन क्या लिखा है, बॉडी सेड टू हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। किसी भी वस्तु के अंदर किसी भी वस्तु का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा किसी बिंदु पे, यदि 1 जूल काम किया गया है ना 1 कूलम चार्ज को लाने में, मतलब किसी बिंदु पे 1 जूल वर्क किया गया 1 कूलम चार्ज को लेके आने में इनफाइनाइट दूरी से, है ना, इनफाइनाइट दूरी से किसी बिंदु पे एक लाने में चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क किया गया, उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट। वही डेफिनेशन लिखा है। देखो ये सब बेसिक है, मैं बार बार बोलता हूँ ये सब बेसिक है। अब अगर कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 पॉइंट, एक P है और एक Q है। विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर 2 पॉइंट है P और Q, तो अगर हम P से Q तक ले जा रहे हैं चार्ज को, प्लस Q चार्ज को मान लो P से Q तक ले जा रहे हैं, तो हम 2 बिंदु के बीच जो कोई भी चार्ज आवेश को ले जा रहे हैं, तो हम कितना वर्क डन कर रहे हैं यूनिट चार्ज पे, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वर्क डन बाय अस टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहे हैं, तो उसमें हम कितना वर्क डन कर रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे चलो, आगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सबको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। फिर भी हम लिख दिए क्योंकि देखो मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपका 12th बिल्कुल अच्छा नहीं है और आप भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, हम बेसिक से कवर कर रहे हैं। और आज के बाद फिर नया नया चीज़ देखने को मिलेगा। आज ही का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक रहेगा। क्लियर बात। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ध्यान सुनना। क्या रहा है, इन मेटेलिक वायर ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल विच मूव फ्रॉम एटम टू अदर एटम्स एंड एट रैंडम। कह रहा है अगर हम सिंपल कोई मेटल्स को उठा लें, अगर हम सिंपल कोई मेटल्स को उठा लें, तो मेटल्स के अंदर क्या होता है, पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मेटल्स को इतना एनर्जी मिल जाता है कि जो भी उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो अगर आप कॉपर का तार लेके आ रहे हो तो उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। अगर आप एल्युमिनियम का वायर लेके आ रहे हो तो उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। क्यों होते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते हैं। अब ध्यान सुनना, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि अगर मान लो ये वायर है और ये रेड कलर का जो भी बनाया गया है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो शुरू में ये लोग रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। कोई इधर ही भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, है ना। तो रैंडम मोशन, दे आर इन रैंडम मोशन। जब इसमें कोई बैटरी उटरी कुछ नहीं अटैच होता है, तो वायर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे आर शोइंग रैंडम मोशन। मतलब उनका मोशन कोई फिक्स नहीं होता है, रैंडमली जिधर मन उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक ना। और ये फ्री है, मतलब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अलग हो गए हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, मान लो इसमें अगर हम बैटरी अटैच कर दे या सेल अटैच कर दे, तो सेल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देता है। यहाँ पे इस बैटरी लगा है तो बैटरी के कारण क्या हुआ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है देख सकते हो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो शुरू में तो रैंडमली मूव कर रहा था, तो बैटरी लगाने से क्या फायदा हुआ, तो बैटरी लगाने से ये फायदा हुआ कि बैटरी जबरदस्ती उस पर एक फोर्स लगा रहा है ना। और उस फोर्स के कारण ये प्रॉपर एक लूप में मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक लूप में मूव कर रहा है ना, इजीली मूव कर रहा है एक लूप के अंदर। तो बैटरी का यही फायदा होता है कि बैटरी क्या करता है, एक फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है ना, फील्ड सेटअप कर देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली एक लूप में मूव हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वही आपको पता है, कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। करंट क्या है,
कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड करंट। क्लियर बात। और करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? करंट को हम लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, या फिर आप डेल हटा दो, शुरू में चार्ज जीरो, टाइम जीरो है, तो आप उसको सिंपली क्यू बाई टी भी लिख सकते हो। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट को लिखना है ना, इंस्टेंटेनियस करंट को लिखना है तो आप इसको डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो। क्लियर बात। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। याद रखना, ये सब बेसिक है, एकदम शुरू से मैं बता रहा हूं। अब हम आते हैं ईएमएफ के ऊपर। ईएमएफ क्या होता है? बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना। ईएमएफ पढ़ेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईएमएफ क्या है? एक ऐसा है ना फोर्स है, एक्चुअली फोर्स नहीं है, फिर भी हम इसको डिफाइन करें, नाम ही इसका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली ए फोर्स, है ना, बट वी कैन डिफाइन इट एज अ फोर्स। इट इज़ एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होता है यूनिट चार्ज में, वही आपको ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ इज ए फोर्स दैट कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, है ना। ईएमएफ के कारण क्या होता है? बैटरी क्या होता है? बैटरी एक्चुअली उसके अंदर ईएमएफ होता है, बैटरी को ईएमएफ बोलते हैं, है ना। उसके अंदर कुछ खास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाने की क्षमता होता है। जैसे 8 वोल्ट का बैटरी आता है मार्केट में, 12 वोल्ट का आता है, तो 12 वोल्ट मतलब 12 जूल पर कूलम, है ना। आपको पता है वोल्ट को आप जूल पर कूलम भी लिख सकते हो, तो उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो ईएमएफ क्या है? फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता है सर्किट के अंदर। बट यहाँ कह रहा है इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ एन एनर्जी। मतलब ये फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली में वर्क डन है। यूनिट चार्ज को जो वर्क डन किया जाता है बैटरी के द्वारा, वो है ईएमएफ। याद रखना, ईएमएफ का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक ना। क्या है? आपको कोई पूछेगा ईएमएफ क्या है, तो आप बोलोगे बैटरी या सेल के द्वारा कितना वर्क डन किया जाता है यूनिट चार्ज पे, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। मतलब ईएमएफ को ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत जगह छोटा ही से डिनोट किया जाता है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ऑलरेडी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता रखा है ना, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कितना वर्क डन कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में यूनिट चार्ज को, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जिसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और यहाँ पे 7 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है और 12 वोल्ट का ईएमएफ है। बैटरी का सेल का जो कॉम्बिनेशन है, टोटल ईएमएफ जो निकल के आ रहा है 12 वोल्ट है। क्लियर बात। तो आपको मान लो कहेगा ये 2 पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप इसको ओम्स लॉ लगा के कर सकते हो। VA माइनस VB बराबर I इंटू R, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक ना। VA माइनस VB बराबर I इंटू R। आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ भी, ऑलरेडी आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, बट हम एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, मैंने बोला था ओम्स लॉ फिर से पढ़ेंगे, तो अब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो वेट ऑफ वाइल, थोड़ा सा वेट कर लो, है ना, पानी पी लो मैं थोड़ा सा। देखो ओम्स लॉ क्या है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सिंपल सी बात है ओम्स लॉ में कि जो आपका करंट पास होता है, किसी भी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, तो करंट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच आप अप्लाई कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो करंट फ्लो होगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करोगे, तो उसके अंदर उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी सब फैक्टर क्या हो गया? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सभी चीज़ को आपको कांस्टेंट रखना है, इसमें चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक ना। वही बात है, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू एनी 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the conductor provided physical quantities temperature etc do not change,
है ना, यही सब बात है मैं जो बताया हूँ कि मतलब ओम्स लॉ का यही कहना है करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। किन बातों का ख्याल रखना है कि यहाँ पे बाकी कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं देखना चाहिए, सिर्फ करंट और वोल्टेज में चेंज है ना हो सकता है, बाकी में अगर हो रहा है तो उसको आपको इग्नोर करना है छोटे टेम्परेचर के लिए, या फिर कांस्टेंट रखने की कोशिश करना है, तभी ओम्स लॉ लग पाएगा। दूसरा चीज़, ओम्स लॉ जो में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना, करंट जो आप फ्लो करवा रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन मेन यही है, और उसको आप इसको तरह से घुमा के भी लिख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पे I होगा, गलती से मैं R लिख दिया, और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है R, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, और उस रेजिस्टेंस को अपन ओम में नापते हैं, है ना। जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, है ना, किसी भी तार के अंदर प्रतिरोध होता है, करंट फ्लो करा रहे तो कुछ ना कुछ उसको रोकने की कोशिश करेगा, और उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, याद रखना आपको। आगे चलें, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है ओम्स लॉ का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। V बाई आई क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब जो रेजिस्टेंस आएगा वो कांस्टेंट होगा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, आप चाहो तो I को इधर ले आओ तो हो जाएगा V बाई आई, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा दोगे तो इधर कांस्टेंट आएगा। एक्चुअली में वही कांस्टेंट रेजिस्टेंस के बराबर आता है। तो आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो तो करंट, देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा। मान लो शुरू में आप वोल्टेज रख रहे हो V1, करंट होगा I1, फिर वोल्टेज रख रहे हो V2, करंट होगा आपका I2, लेकिन दोनों की जो रेशियो होगा V और I का वो कांस्टेंट होगा, और वो R के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, R जो आपका रेजिस्टेंस है उसके वो बराबर होगा, जो भी इसके बीच का कांस्टेंट होगा। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर हम आगे चले, यहाँ इंपॉर्टेंट बात और भी कुछ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओके, ये R क्या है आपको याद रखना है, रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है, वो होता है इसका ओम्स होता है, ठीक ना। और आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो V बराबर IR, ये याद रखना, आगे काम आएगा, I इधर चला जाएगा। तो एकदम बेसिक सा है और आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो। अब मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगा, जो शायद आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा, बट ये एक टॉपिक पढ़े होंगे, आगे बाकी का आप 12th में नहीं पढ़े होंगे। क्या टॉपिक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की क्या खामियां रहा, क्या प्रॉब्लम रहा ओम्स लॉ का, क्योंकि ओम्स लॉ भी हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक ना, ओम्स लॉ भी हर जगह वैलिड नहीं है, बहुत जगह पे ओम्स लॉ फेल कर जा रहा है। क्यों फेल कर रहा है, वो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट बात, तो पहला क्या खामियां है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन यूनिलैटरल नेटवर्क, है ना। बहुत सारे नेटवर्क क्या होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं, खास करके डायोड हो गए, है ना। डायोड में क्या होता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड हो गया, पीएन डायोड हो गया, उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो क्या होता है, एक तरफ से करंट फ्लो हो जाता है बट दूसरी तरफ से करंट फ्लो नहीं होता है, दे आर यूनिलैटरल। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है यूनिलैटरल नेटवर्क के अंदर। यूनिलैटरल नेटवर्क के अंदर ओम्स लॉ आप नहीं लगा सकते, ठीक ना, हर जगह ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। यूनिलैटरल नेटवर्क्स अलाउ द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो भी यूनिलैटरल नेटवर्क होते हैं उसमें करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में ये होता है, जैसे हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना रहे हैं, प्रतिरोध रजिस्टर बना रहे हैं, तो रजिस्टर में क्या होता है कि अगर आप करंट को इधर से भेजो, करंट इधर से भी जाएगा, अगर आप करंट को इधर से भेजोगे दूसरे साइड से तो करंट दूसरे साइड से भी जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूनिलैटरल डिवाइस होते हैं, है ना, नेटवर्क होते हैं जिसमें करंट एक ही दिशा में जा सकता है, दूसरी दिशा से नहीं आ सकता, तो वहाँ पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाता है। ओके, सच टाइप ऑफ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सभी के अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। आगे चलते हैं। पहला खामियां दिखा ओम्स लॉ का कि यूनिलैटरल सर्किट के अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, एग्जाम्पल में डायोड, ट्रांजिस्टर सब हो गया। दूसरा क्या खामी है इसका, इट इज़ नॉट नॉन एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर नेटवर्क। देखो आपको पता है ओम्स लॉ में क्या होता है, V और I होता है, और VI का ग्राफ
है ना, V और I का ग्राफ या फिर I और V का ग्राफ कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्लियर सी बात है, क्या होना चाहिए, लीनियर, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे नेटवर्क जिसमें नॉन लीनियर है तो वहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो पाता। एग्जाम्पल में देखें तो नॉन लीनियर नेटवर्क के अंदर क्या आ जाता है, सच एज, है ना, सच एज इलेक्ट्रिक अर्क एक्सेट्रा। तो नॉन लीनियर नेटवर्क के अंदर ओम्स लॉ नहीं लागू हो पाता है। इन द नॉन लीनियर नेटवर्क द पैरामीटर ऑफ नेटवर्क इज वेरी विद द वोल्टेज एंड करंट। देखो एक्चुअली ओम्स लॉ में ना बहुत सारा पैरामीटर कांस्टेंट रखा गया है, लेकिन ओम्स लॉ क्या दिक्कत है ओम्स लॉ का कि जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो, करंट बढ़ाते हो, तो बाकी जो पैरामीटर जो तुम कांस्टेंट मान के चलते हो वो एक्चुअल में होता नहीं है, वो चेंज होते हैं। और अगर थोड़ा सा से ज़्यादा अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो तो जो बाकी पैरामीटर को तुम कांस्टेंट मान के चल रहे हो वो बदल जाएगा और ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं होगा। तो ओम्स लॉ ऑलवेज फॉलो इसलिए नहीं हो पाता है कि ओम्स लॉ में सिर्फ V और I लिया गया है, बाकी चीज़ को कांस्टेंट बोल दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब तुम V और I को बदलते हो तो बाकी चीज़ में भी चेंज देखने को मिलता है, जिस कारण से ओम्स लॉ का जो लीनियर वाला लॉजिक है कि एक लीनियर होगा I और V का ग्राफ, वो नहीं लागू, मतलब वो हमेशा के लिए लागू नहीं हो पाता, बहुत बार फेल कर जाता है इसी कारण से। तो वही बात बताया गया यहाँ पे। आगे अगर हम चलें, कह रहा है देयर पैरामीटर्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। वही बात यहाँ बताया है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिससे ओम्स लॉ ने क्या कहा, मान के कहा कि मान लो ये कांस्टेंट है, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। जो बाकी का पैरामीटर है जैसे कि रेजिस्टेंस ही हो गया, है ना, वो R जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं होता। रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिलता है ना, ज़्यादा अगर वोल्टेज चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज हो जाता है। तो जो ओम्स लॉ कहते हैं V/I हमेशा कांस्टेंट होगा, नहीं रह पाता है। और अगर हम बात करें इंडक्टेंस, ये सभी चीज़ क्या होता है, वेरी कर जाता है, चेंज हो जाता है। अगर तुम वोल्टेज बढ़ाते हो तो इसे में चेंज देखने को मिलता है, और जिस कारण से ओम्स लॉ वैलिड नहीं हो पाता। चलिए याद रखने, कह रहा ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल टू नल लीनियर नेटवर्क, और ऐसे नेटवर्क को हम नल लीनियर नेटवर्क कहते हैं। जिसमें ओम्स लॉ लग गया उसको हम बोलेंगे लीनियर नेटवर्क, जहाँ पे ओम्स लॉ लग गया उसको हम बोलेंगे लीनियर नेटवर्क, और जहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लग पा रहा है ना, दे आर नोन एज नॉन लीनियर नेटवर्क। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा भी थ्योरेटिकल होगा और धीरे धीरे फिर न्यूमेरिकल की ओर भी बढ़ेंगे। तो आज का सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, इससे आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। नोट्स आपको मिल जाएगा तो लिखने का झंझट नहीं है, मेन समझना है। कुछ कुछ टॉपिक्स एग्जाम में हर बार आते हैं, जैसे यूनिलैटरल सर्किट, बायलैटरल सर्किट पूछे गए, आप PYQ चेक कर देना, है ना। अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बट आप PYQ चेक करोगे तो उसमें आया हुआ है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। ऑलरेडी हमको पता है रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक तरह से है ना रुकावट है, करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा होता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो वही बात है, द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा होता है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट ओम से ऑलरेडी हम जान चुके हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, तो हर एक कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा होता है, लेकिन कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, बट उसमें भी होता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है, एटम्स होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर खुद ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें भी रिपल्सन होते होंगे। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके बीच भी तो रिपल्सन होता होगा। तो ये सब एक तरह का क्या है, ये सब एक तरह का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया। आगे अगर हम चलें तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, अगर हम कुछ बातों को ध्यान में ले तो कुछ कुछ बात आपको समझ आएगा जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला बात क्या है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ साइड में, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितना लंबा आप तार रखोगे, जितना लंबा आप चालक रखोगे, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। क्लियर बात। दूसरा, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, है ना। जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और एरिया कौन सा,
ये एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्लियर बात। और अगर इसी को डायमीटर फॉर्म में लिखे, कभी कभार डायमीटर का भी यूज हो जाता है, तो डायमीटर फॉर्म में ऐसा बोल लो, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर के, ऐसा करके आप लिख सकते हो कि डायमीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम बात करें तो बाकी और कुछ और चीज़ें जैसे टेम्परेचर, ठीक ना। तो टेम्परेचर के साथ अलग अलग खेल हैं। अगर हम बात करें कंडक्टर का, तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर के अंदर बढ़ता है। तो कंडक्टर के अंदर ये है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है। हाँ, हालांकि डायरेक्टली टी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट भी है जिसका आपको फॉलो करना होगा, बट हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक ना। आगे इसका हम इक्वेशन ही पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली जो इक्वेशन होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, आप इक्वेशन पढ़े होगे, ठीक ना। आप इसका इक्वेशन पढ़े होगे तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिला होगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये तीन बात हुआ ना, लेंथ के, एरिया के और टेम्परेचर के। ये बात आपको याद रखना, तीन बात आपको याद रखना। चौथा क्या है, चौथा कुछ और बात है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक ना। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। नेचर ऑफ मटेरियल, किस तरह से के मटेरियल से किसी कंडक्टर को बनाया गया है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना। जैसे कोई चीज़ सिल्वर का बना हुआ है, कोई चीज़ आयरन का बना हुआ है, कोई चालक आयरन का बना हुआ है, कोई सिल्वर का बना हुआ कंडक्टर है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ठीक ना, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है। तो उसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको हम रेजिस्टिविटी से लिखते हैं। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इक्वेशन लिखे रेजिस्टेंस का, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे एक वर्ड आता है रो, रो L बाई A। अब यहाँ पे रो क्या है, तुम्हारा रो है रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक ना। इन दो नामों से जाना जाता है। तो R बराबर रो L बाई ए हो गया। आप चाहो तो इसको वॉल्यूम फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, ध्यान से लिखना। आप इसको लिख सकते हो, ऊपर नीचे क्या करो, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो R का मान आ जाएगा रो L स्क्वायर, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाता है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका ओम्स लॉ हो गया, और ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस हो गया उसकी हमने वैल्यू लिख दी, ठीक ना। वही लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कुछ कुछ और बातें जो यहाँ पे लिखा है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। कुछ कुछ और बातें वो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से बात आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध। किसी भी चालक के अंदर प्रतिरोध होता है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस का काम है रोकना। तो रेजिस्टेंस का उल्टा भी होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, चालकता, है ना। चालक और चालकता, हालांकि एक कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होता है ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेजिस्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस के, जी के। और आप ऐसे भी लिख सकते हो जी बराबर 1/R। यहाँ पे जी क्या है, जी आपका है कंडक्टेंस, ठीक है ना। आगे चले तो कंडक्टेंस को आप ओम, इसका जो एसआई यूनिट होगा इसको आप ओम इनवर्स भी बोल सकते हो या फिर मोह भी बोल सकते हैं, MHO मोह,
या फिर इसका यूनिट को आप साइमेन भी बोल सकते हो, SIEMEN, ठीक है ना। ये तीनों यूनिट लिखा जा सकता है कंडक्टेंस के लिए। क्लियर बात। कंडक्टेंस होता है 1 रेजिस्टेंस होता है। उसी प्रकार हम कंडक्टिविटी को लिख सकते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी होता है उसका उल्टा कंडक्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी मान लो रो है, रेजिस्टिविटी का हम रो से लिखते हैं ना, तो उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है 1/ρ होता है, याद रखना। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होता है 1/ρ होता है। ये आपका रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, और इसका यूनिट भी रेजिस्टिविटी का उल्टा होगा, जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है उसका उल्टा होगा, ठीक ना। तो कंडक्टिविटी क्या होता है आपका 1/ρ होता है। याद रखना इन सभी बातों का, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लो कोई तुमसे पूछेगा कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रो, कि रो का यूनिट बताओ, कैसे निकालोगे जरा सोचो। रो का यूनिट कैसे निकालोगे, हमको पता है ना R बराबर रो L/A। तो इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो आपका होता है, एरिया इधर आ गया, लेंथ नीचे आ गया, ओम मीटर। क्या होता है ओम मीटर। इस रो क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है ओम मीटर, याद रखना। और इसी को उलट दोगे तो आपको कंडक्टिविटी का यूनिट मालूम चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, घर से करके लाना है, ओम्स लॉ का आपको ही करके लाना है घर से। ये न्यूमेरिकल 1 हो गया ओम्स लॉ पे, बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हो, और आपको घर में जाके बनाना है इसको। ये क्वेश्चन दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको भी बनाना है, दोनों ओम्स लॉ पे आधारित है, आप आराम से कर सकते हो, 12th में जो भी पढ़े उसके आधार पर। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक सर्किट का। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि ये लेक्चर थोड़ा सा बेसिक है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा 12th ही तो पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको ऐसा फील होगा कि नहीं ये 12th नहीं है ना। एक ही लेक्चर का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर पहला लेक्चर है मॉड्यूल 1 का, तो इसको हम बेसिक से स्टार्ट किए, ओके। तो ये सेशन आपका लगभग वीडियो कहने का मतलब आपका 1 घंटा 10-15 मिनट का हो सकता है, और आप इसे आराम से देखना है आपको इसको। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा, बेसिक है एकदम, ये 12th से भी कम में पढ़ना होता है, आप इसको 10th में ही पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। बट ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो अगर हम यहाँ बात करें क्या होता है, द क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। करंट को फ्लो करवाने के लिए आप जो क्लोज पाथ बनवाते हो उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिक सर्किट में सिर्फ तार नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं। हाँ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का बात करो तो उसमें एक बल्ब ले लो, एक स्विच ले लो, एक तार ले लो और एक सेल ले लो, बैटरी ले लो, बस बन गया। बट अगर हम थोड़ा सा अभी, क्योंकि सिंपल तो पढ़ना नहीं है, तो अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करेंगे उसमें कैपेसिटर होगा, इंडक्टर हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है, बैटरी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ हो सकते हैं, ठीक ना। तो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, लेकिन सिंपल अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो एक ऐसा क्लोज सर्किट जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाए उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स। इसमें एक एनर्जी सोर्स तो होगा ही, फिक्स है, ठीक ना, जिससे एनर्जी आएगा, क्योंकि बिना एनर्जी सोर्स का इलेक्ट्रिक सर्किट कोई काम का नहीं है, क्योंकि कोई तो होगा जो एनर्जी डिलीवर कर रहा होगा, एनर्जी सोर्स। एंड वेरियस सर्किट एलिमेंट सच एज R, L and C, resistor, inductor and capacitor are connected in series, parallel और series parallel combination। कह रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है, बाकी का अलग अलग एलिमेंट्स होता है, चाहे वो एक्टिव एलिमेंट भी हो सकता है, पैसिव एलिमेंट्स भी हो सकता है, वो सीरीज में भी लगा हो सकता है, पैरेलल में भी लगा हो सकता है, मिक्स फॉर्म में भी लगा हो सकता है ना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का। हम अगर आगे चले
तो अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ आपको न्यू पढ़ना है और आप ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक तो वीवीआई है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है ना। सो डैट दीज टॉपिक्स आर वीवीआई फॉर यू, एग्ज़ाम में भी बहुत बार आया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा इसे आप बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। टॉपिक क्या है? टॉपिक है पहला एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, यूनिलैटरल बायलैटरल एलिमेंट्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। 4 हैं, इसे 1 बाय 1 मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। एक्टिव और पैसिव क्या होता है वहाँ शुरुआत करते हैं, देख दो। तो अगर हम एक्टिव और पैसिव से शुरुआत करें, एक्टिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जो कि सप्लाई करे एनर्जी या फिर पावर, ठीक ना, जो कि सर्किट के अंदर एनर्जी दे या फिर पावर दे, वोल्टेज फॉर्म में भी दे सकता है या फिर करंट फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक ना। तो जो एक्टिव हो मतलब वो कुछ ना कुछ दे रहा है ना, उसको हम एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बैटरीज हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब आपका एक्टिव सोर्स है, एक्टिव एलिमेंट्स है। हम आगे अगर बात करें पैसिव एलिमेंट्स का, तो पैसिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? जो कि एनर्जी को रिसीव करे, मतलब एनर्जी वो ले। अब वो लेके 2 काम कर सकता है, या तो एनर्जी लेके खर्च कर देगा या तो एनर्जी लेके जमा कर लेगा, 2 काम कर सकता है। एक्टिव एलिमेंट्स का काम एनर्जी देना और पैसिव एलिमेंट्स का काम है एनर्जी लेना। अब वो एनर्जी लेके स्टोर कर लिया, जमा कर लिया, या फिर एनर्जी लेके खर्च कर दिया, कुछ भी कर सकता है वो। तो हम दोनों चीज़ पॉसिबल है, ठीक ना। तो अगर कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो एनर्जी लेते हैं और उसको लेके जमा कर देते हैं, जैसे हम बात करें कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक ना, एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इंडक्टर का बात करें तो ये भी पैसिव एलिमेंट है और ये भी एनर्जी स्टोर करता है किस फील्ड के फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। लेकिन बात करें रेजिस्टर का, तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो एनर्जी वेस्ट करता है। ये भी एक पैसिव एलिमेंट है, तीनों पैसिव एलिमेंट है। बट इसमें क्या होता है? एनर्जी लॉस होता है, बाहर की ओर निकलता है, डिसिपेटेड होता है। बट ये काम क्या करते हैं? एनर्जी स्टोर होने काम करते थे। तो आपका जो पैसिव एलिमेंट होता है वो 2 तरीके से कर सकता है, एनर्जी स्टोर भी कर सकता है, एनर्जी लेगा, सिंपल बात है, एनर्जी लेगा, अब लेके जमा कर ले या लेके खर्च कर ले। आगे चलेंगे तो हमको पढ़ना है यूनिलैटरल एंड बायलैटरल सर्किट। ये नेटवर्क बोल लो, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट बोल लो, ठीक ना। अब ये क्या होता है भाई? कह रहा है द एलिमेंट विच, है ना, कंडक्ट करंट इन 1 डायरेक्शन। ऐसा एलिमेंट जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाए, मतलब इधर से जाए बट उधर से आए नहीं, इसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल, है ना, एलिमेंट, जो करंट को सिर्फ एक दिशा से अलाउ करे, वापस आने नहीं दे। तो ऐसे को हम यूनिलैटरल बोलते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करो तो डायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, रेक्टिफायर एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आगे आपको और डिटेल में पढ़ना है, पहला लेक्चर है तो ऊपर का ओवरव्यू एक तरह से। अब अगर हम बात करें बायलैटरल एलिमेंट का, तो वैसा एलिमेंट जो कि कंडक्ट करता करंट इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करवा सकता है। इसका एग्जाम्पल में आपको आ गया रेजिस्टर हो गया, है ना, इंडक्टर भी होगा, आप उस कैपेसिटर में भी दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बायलैटरल एलिमेंट्स का, जिसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। अब ये क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाम से ही क्लियर है और मैंने ओम्स लॉ में भी इसके बारे में जिक्र किया था। लीनियर एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट विच फॉलोज द लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मतलब बेसिकली वो ओम्स लॉ को फॉलो करे, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है ना, मतलब एक में चेंज कर रहे हैं, दूसरा में चेंज लीनियरली हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लीनियर एलिमेंट्स, ठीक। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट उसके साथ साथ जाए, मतलब उसी प्रकार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ऐसे सर्किट, जिसका एग्जांपल क्या होगा? लीनियर सर्किट का रजिस्टर। बट ऐसे सर्किट जिसमें वोल्टेज बढ़ाओ और करंट एब्रप्टली चेंज हो गया, जैसे तैसे चेंज हो गया, या वोल्टेज ही जैसे तैसे चेंज हो गया, लीनियर चेंज नहीं हो रहा है, उसको हम नॉन लीनियर बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा नॉन लीनियर एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे द एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो लीनियर रिलेशनशिप, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता होगा।
जैसे डायोड हो गया और ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक ना। ये आपका एक तरह का नॉन लीनियर एलिमेंट्स होता है। क्लियर है बात। अब हम आगे चले, आगे बहुत सारे और भी चीज़ें आपको पढ़ना है, और आज मैं ज़्यादातर पोर्शन कवर करने का सोच रहा हूँ, इसलिए अभी लेक्चर नहीं रुकेगा, आपको कम से कम ये लेक्चर 1 घंटा 10 मिनट का मिलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और आपको समझना होगा कि लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है। देखो, मैं कुछ बात बता दे रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा लम्प और डिस्ट्रीब्यूटेड में अंतर क्या है। देखो, लम्प सर्किट के अंदर क्या होता है, जो उसके अंदर जो भी एलिमेंट यूज होते हैं, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जो भी एलिमेंट यूज होगा उसका जो शेप और साइज होगा बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ। जो वेवलेंथ सिग्नल का उसके अंदर फ्लो होता है, सिग्नल होता है ना, सिग्नल पास होता है, तो हर एक सिग्नल का अपना अपना कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो लम्प सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो सिग्नल होता है, ठीक है ना, उसका जो वेवलेंथ होता है उससे छोटे छोटे साइज के आपके उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, है ना। सिग्नल जो आप भेज रहे हो, जो भी सिग्नल को भेज रहे हो किसी लम्प सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर जो भी चीज़ लगा हुआ है, जो भी एलिमेंट लगा हुआ है, उसका जो शेप और साइज होगा उस सिग्नल के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। सुन लो, मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ ज़्यादा, मैं बोल के बता रहा हूँ। पहला बात ये होना चाहिए कि जो भी उसके एलिमेंट्स है उनका जो शेप और साइज है सिग्नल के वेवलेंथ के कंपेयर में छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या, लम्प सर्किट के अंदर कोई भी चीज़ इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। मतलब मान लो वोल्टेज में बदलाव हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस सभी एलिमेंट में वो चेंज देखने को मिलेगा, है ना। कैपेसिटर मतलब वोल्टेज चेंज किया, कैपेसिटर में हुआ आगे भी होगा, ठीक ना, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। और लम्प सर्किट जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक ना। तो 2-3 बातों का याद रखना है कि इसका जो भी आपका इसके अंदर जो भी आपका एलिमेंट होता है उसका शेप एंड साइज एज कंपेयर टू, क्या बोलते हैं उसको, एज कंपेयर टू वेवलेंथ सिग्नल के उससे छोटा होगा, शेप और साइज छोटा होगा। यहाँ लिख देते हैं, लेस देन वेवलेंथ के कंपेयर में। दूसरा अगर हम बात करें तो ये यूज होता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना। ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव हो गया AF, है ना, AF वेव हो गया, उसमें यूज होता है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, यूज फॉर लो फ्रीक्वेंसी। तीसरा, इसमें इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, ठीक है ना। तो इन 3 बातों का आपको याद रखना है, ऐसा आपका लम्प्ड सर्किट में होता है। चलिए अब आगे ऊपर भी पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट इन विच एक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली एंड आर लम्प्ड एलिमेंट सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जिसमें इंस्टेंटेनियस चेंज हो वैसे एलिमेंट को लम्प्ड एलिमेंट बोलते हैं, और इसका साइज जो होगा वेवलेंथ के कंपेयर में स्मॉल होगा। एग्जाम्पल में आपका आ गया रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। आगे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, इसमें क्या होता है कि पहला बात फाइनाइट टाइम लगता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता, कुछ फाइनाइट टाइम लग जाता है चेंज होने में। कुछ भी चेंज कर रहे हो उसमें उसको फाइनाइट टाइम लग रहा है, ठीक है ना, पहला ये होता है। दूसरा, ये थोड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ठीक ना। तीसरा, एक और बात कि क्या तीसरा बात, इसके जो वेवलेंथ, सिग्नल के कोई वेवलेंथ होंगे और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट यूज किया जाता है और सिग्नल का वेवलेंथ कंपेरेबल होता है। मतलब जो सिग्नल का वेवलेंथ होगा वो कंपेरेबल होता है इसके एलिमेंट के साइज से, ठीक ना, ये सब बात है। फिर भी मैं डेफिनेशन भी यहाँ बता दूँ, डेफिनेशन के हिसाब से, द एलिमेंट इन विच, है ना, फॉर ए गिवन कॉज इज नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली। अचानक से एक साथ सब चीज़ में नहीं कोई चेंज हो रहा है, तो सब में एक साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होता, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट सच एज ट्रांसमिशन लाइन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रांसमिशन लाइन इसका एक एग्जाम्पल हो गया। बड़ा होता है बहुत सारा, ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बड़ा होता है, वो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें कवर करना है, और उसी में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। अब यहाँ ध्यान सुनना, कह रहा है टू डिलीवर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट अ सोर्स इज रिक्वायर्ड एंड अ लोड इज कनेक्टेड टू द सोर्स। कह रहा है दो चीज़ होता है। देखो, अगर आप फैन चला रहे हो, फैन आपका क्या है, लोड है, क्योंकि फैन कंज्यूम कर रहा है, तो फैन इज अ लोड, और उसको कनेक्ट कर दिए तुम किसी बैटरी से या किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दिए, एसी सोर्स से, तो वो आपका सोर्स हो गया, फैन आपका लोड हो गया। तो ये दो चीज़ तो मेजर चीज़ है, सोर्स एंड लोड, ठीक ना। अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है द सोर्स में भी डीसी और एसी, दो तरह का सोर्स आप यूज करते हो, या तो सोर्स डीसी होगा या सोर्स एसी होगा। चलिए दोनों में डिफरेंस समझें कि डीसी सोर्स और एसी सोर्स में क्या अंतर होता है। तो हम बात करते हैं डीसी सोर्स का। कह रहा है एनी सोर्स दैट प्रोड्यूस डायरेक्ट वोल्टेज कंटिन्यूअसली। कह रहा है ऐसा सोर्स जो कि डायरेक्ट वोल्टेज दे, उसमें कोई अप डाउन ना हो, कोई डायरेक्शन में चेंज ना हो, प्रॉपर एक डायरेक्ट वोल्टेज देते रहे, और उसके एबिलिटी हो कि डिलीवर डायरेक्ट करंट, और वो डायरेक्ट करंट दे सकें, ऐसे सोर्स को हम डीसी सोर्स बोलते हैं। इसका उदाहरण है बैटरीज हो गया, है ना, जनरेटर भी वैसा, उसमें जनरेटर में भी ऐसा नहीं एसी वाला नहीं, डीसी टाइप का होना चाहिए, आप उसको प्रॉपर अरेंज करो ताकि वो डीसी में दे। तो ऐसे सोर्स को हम डीसी सोर्स बोलते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज दे, डायरेक्ट करंट दे, कोई फ्लक्चुएशन ना होना चाहिए, तो उसको हम डीसी सोर्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एसी सोर्स का, कह रहा है एनी सोर्स दैट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंटिन्यूसली। कह रहा है ऐसा सोर्स जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंटिन्यूसली बनाए, उसमें चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना, एंड हैज़ एबिलिटी टू डिलीवर अल्टरनेटिंग करेंट, और वो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कंटिन्यूसली दे पाए, उसको हम एसी सोर्स बोलते हैं। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप आराम से याद कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या होगा एसी सोर्स का, अल्टरनेटर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, सिग्नल जनरेटर हो गया, ये सब एसी ही जनरेट करता है। जो भी आपका अल्टरनेटर होता है, ऑसिलेटर होता है, या फिर सिग्नल सोर्स होता है, वो एसी को जनरेट करता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको ये सब भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे भी नज़र डालना होगा, ठीक ना। कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। सोर्स कैन आइदर बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। कह रहा है सोर्स जो होता है बेसिकली दो तरह का भी देखा जा सकता है, एसी डीसी पढ़ लिए, और जो सोर्स होता है उसको हम दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं इस रूप में कि वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, वो खुद में इंडिपेंडेंट है या किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। दो तरह का सोर्स पढ़ना होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स। आखिर ये क्या होता है, ध्यान से देखना कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होता है। अगर हम यहाँ बात करें, कह रहा है द वोल्टेज एसी और डीसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर वोल्टेज और करंट इन द सर्किट। कह रहा है इंडिपेंडेंट नाम ही है इसका, इंडिपेंडेंट मतलब बाकी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसको बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद में इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू खुद में इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो कह रहा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर वोल्टेज। अगर कोई दूसरा भी वोल्टेज और करंट सोर्स लगा रखे हो तो इसको उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, तो ऐसे सोर्स को इंडिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे। और इसका जो ड्राइंग होगा इंडिपेंडेंट सोर्स का, डायग्राम बनाना है, कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया VS, मान लो करंट सोर्स बना रहे हो, ऐसे सोर्स को हम इंडिपेंडेंट सोर्स बोलेंगे, जिसको बाकी सोर्स से कोई मतलब नहीं है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट सोर्स का, तो क्या क्या बात इसका एग्जाम्पल होगा, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट सोर्स में ही आता है। क्लियर बात। है ना। वोल्टेज सोर्स के अंदर बैटरीज आ गया, जनरेटर आ गया। अगर हम इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का बात करें तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि डायोड हो गया एंड ट्रांजिस्टर हो गया, दे आर नोन एज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स में तो बैटरी और जनरेटर आ गया। आगे बात करते हैं। आगे आपका डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स है। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो वोल्टेज होता है डिपेंड करता है बाकी सब वोल्टेज और करंट के ऊपर, है ना।
और इसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार होता है, इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाना होता है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स बनाना होगा तो आप इस तरह से बनाओगे, ठीक ना। तो ये सिंबल शो करेगा डिपेंडेंट सोर्स को, करंट के लिए ऐसा कुछ। आगे चलते हैं। आगे देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझना तो पड़ेगा, मुझे पता है बहुत बेसिक सा है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आगे बाकी अगर कोई कन्वर्जन सीख रहे हो, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्दन थ्योरम, उसमें कुछ कुछ चीज़ आपको सिंबल पता होना चाहिए किसका क्या सिंबल है। अगर हम बात करें आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, कह रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स विच कैन प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज टू लोड रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आइडियल सोर्स है, जैसे आइडियल मतलब होता है आदर्श, ऐसा सोर्स जो कॉन्टिन्यूसली एक जैसा वोल्टेज दे सके, कोई भी लोड लगा दो, है ना, उसको जो वोल्टेज दे रहा है एक ही जैसा देते रह जाए। तो ऐसा जो होता है ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि समय के साथ आप देखोगे घड़ी में बैटरी भी लगाते हो, समय के साथ उसका जो वोल्टेज होता है डिक्रीज हो जाता है, भले वो डीसी है फिर भी डिक्रीज हो जाता है एनर्जी कम होने का। इसलिए कहने के लिए कोई भी आइडियल सोर्स नहीं होता, बट ये एक इमेजिनरी सोर्स बोल सकते हो, जो कि किसी भी वस्तु को, किसी भी सर्किट को कॉन्टिन्यूसली एक जैसा वोल्टेज देते रह जाए, उसको हम बोलेंगे आइडियल सोर्स, ठीक ना। आइडियल सोर्स का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, याद रखना। आइडियल सोर्स का हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेके चलते, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगर हम बात करें, यहाँ दिया हुआ है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। कैसा वोल्टेज सोर्स, जो कंटिन्यूसली वोल्टेज दे सके और उसका वोल्टेज अपना जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नहीं हो, उसको हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, ठीक ना। और प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, तो याद रखना आइडियल वोल्टेज सोर्स को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका रेजिस्टेंस मत दिखाओ तो आइडियल हो गया, और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दो तो प्रैक्टिकल हो गया, रियल लाइफ हो गया। नेक्स्ट क्या रहा है यहाँ पे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऑलवेज हैव सम रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल सोर्स में हमेशा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, है ना, और उसी रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। अब क्या है कि बैटरी का भी अपना रेजिस्टेंस है, तो उसके कारण क्या होता है कि सर्किट को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मानता हूँ आज का सेशन बहुत ज़्यादा ही 95% थ्योरेटिकल था, कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपका बेसिक फर्स्ट लेक्चर था और आगे आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी, जैसे पहला लेक्चर में पढ़ाया, तो पहला लेक्चर से ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। यूनिलैटरल सर्किट, बायलैटरल सर्किट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, एक्टिव एंड पैसिव, इस पर भी क्वेश्चन आया है, और लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, इस पर भी क्वेश्चन आया है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको आप इग्नोर मत करके चलो, क्योंकि हर चीज़ आपको काम आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम आगे पढ़ेंगे, और आगे हम नॉर्दन थ्योरम, किरचॉफ्स लॉ, सब चीज़ को पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ बेसिकली 12th में पढ़े होंगे, बट उसका एप्लीकेशन देखेंगे, और नॉर्दन थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम्स, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए।